हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका डीओई का ये प्रैक्टिस पेपर 3 है, जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक में सेशन 2022 टू 23 का मैथ्स का वो पेपर कराने वाली हूँ। इसके ऊपर ना हमारे पास दो पेपर और है, प्रैक्टिस पेपर 1 एंड प्रैक्टिस पेपर 2। वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, एक स्टैंडर्ड वालों के लिए और एक बेसिक वालों के लिए। और ये पेपर दोनों के लिए ही है, कॉमन है, तो दोनों ही बच्चों को करना है, चाहे उन्होंने स्टैंडर्ड लियो चाहे बेसिक लियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पेपर। पैटर्न पूरा वही है जो ऊपर के दो पेपरों का था। टोटल 5 सेक्शन है, 20 क्वेश्चन, देन 5 क्वेश्चन, देन 6, 4 एंड 3 क्वेश्चन, उसी अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो सेक्शन ए हम अपना यहाँ पर देखते हैं। तो सेक्शन ए हमसे क्या कह रहे हैं? सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ जेड इज अ प्राइम नंबर देन द एलसीएम ऑफ दिस। कह रहा अगर जेड एक प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम, तो जेड को तो मैं यहाँ जेड ही लिख देती हूँ, जेड स्क्वायर को मैं यहाँ पर जेड इंटू जेड लिख सकती हूँ, जेड क्यूब को मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिख देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये तीनों एक बार कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो 2 जेड ये आ गए और एक जो अनकॉमन है वो लिख दिया, तो जेड क्यूब मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इस 1200। दो नंबर का एलसीएम दे रखा है 1200 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो बताओ इनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एचसीएफ होता है ना दो नंबर का, वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। मतलब अगर मैं 200 से इसको डिवाइड करूँ हो जाएगा, 400 से करूँ हो जाएगा, 600 से करूँ डिवाइड 1200 हो जाएगा, लेकिन 500 से नहीं होगा। ठीक है, तो 1200 इज नॉट डिविजिबल बाय 500, तो इसका मतलब इसका आंसर है सी। तो वो कभी भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? इफ 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसका एक जीरो दे रखा है, आसान है, आप इसे पहले पी एक्स एक पॉलिनोमियल मान लो, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2k हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ x की जगह 2 पुट कर दिया जहाँ भी मुझे x गिवन था, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस ये हो गया मेरे पास 2k। अब ये इसका जीरो है, मतलब इसका फैक्टर है, तो इसको जीरो के इक्वल रख सकती हूँ। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 प्लस 2 8 प्लस का 2k हो गया। तो ये आपके पास हो गया 12 प्लस का 8 प्लस का 2k। तो ये 20 हो गया ना, इसको मैं इस साइड ले आती हूँ तो ये माइनस का 20 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2k आ गया, k की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई माइनस का 10। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय। आपको दो एक पेयर दे रखे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन सी लाइंस बनेंगी? तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल होते हैं तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होती है। और अगर a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, पर वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता, तो आपके पास पैरेलल लाइंस होती है। लेकिन अगर a1/a2 b1/b2 के ही इक्वल नहीं है तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो है मेरे पास 3/9, इसका मतलब 1/3 है। b1/b2 अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो वो है -2/-6, इसका मतलब ये भी 1/3 है। c1/c2 अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो है मेरे पास 10/30, तो इसका मतलब 1/3 है। सेम है तीनों, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहे हैं? इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, हैज इक्वल रूट्स, देन आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू मेरे पास 4 है और सी की वैल्यू मेरे पास 2k है। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। बी की जगह मैंने 4 रख दिया, माइनस का 4, ए की जगह मैंने 3 रखा, सी की जगह मैंने 2k रखा। ठीक है, बराबर का 0। तो 4 4 जो हो गया आपके पास 16, माइनस 3 4 जा 12 हो गया, और 12 को आपने 2 से इंटू किया तो 24k आ गया। आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो 16 इज इक्वल टू 24k। k की वैल्यू कितनी आ गई? 16/24। कट कर दो तो 2/3 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है? इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, देन। तो ये दो ट्राइंगल जो सिमिलर होंगे उनका नाम कैसे लिखा जाएगा?
क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 का है, आपको पता है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 का है, उसमें आपको पता है कि जब भी ट्राइंगल चाहे कॉन्ग्रुएंट हो चाहे सिमिलर हो, उनका नाम आपको बिल्कुल प्रॉपरली लिखना होता है ताकि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज बराबर हो। तो ए बी और क्यू आर एक साथ है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ए बी ये रहा और क्यू आर ये रहा, मैच हो रहा है। बी सी और पी आर, तो बी सी पी आर ये भी मैच हो रहा है। सी ए यहाँ पर है और पी क्यू, तो इसका मतलब इसका आंसर ए ही आ गया। अगर आप बाकी दूसरा कोई एक ऑप्शन और चेक करें तो यहाँ पर बी सी के साथ पी आर नहीं आ रहा, क्यू आर आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था पी आर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। उसी तरीके से ये दो ऑप्शंस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप हमको नाम इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन 7 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ अगर उसकी वर्टिसेस दे रखी हैं। तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, पर यहाँ साइड्स नहीं दे रखी, तो साइड्स आपको निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखो। तो मैंने क्या किया, एक वो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए थे, तो ए को मैंने ये ले लिया यहाँ पर, बी को मैंने ये ले लिया यहाँ पर, और सी को मैंने ये ले लिया। तो मैंने क्या किया, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से। आप लोगों को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट में, ठीक है। तो डायरेक्ट अब मैं यहाँ लगा दूँ, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक बार लिख चुकी हूँ। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो आंसर मेरा 4 ही आ गया यहाँ। तो ये निकल गया मेरा 4 यूनिट्स। अब मैंने बी सी निकाला सेम यही फॉर्मूला लगा के, तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये -3 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3, तो ये आ गई 3 यूनिट। अब अपना ए सी निकाल लेते हैं, तो -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ऐसी है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 16 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो रूट से बाहर निकालोगे तो ये 5 आ गया। अब आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12 यूनिट्स, ये आपका आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डी ई इज पैरेलल टू ए बी। एक्स की वैल्यू फाइंड करो अगर डी ई ए बी के पैरेलल है तो बीपीटी हम इसमें लगा सकते हैं जब हमारे को ये पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब सी ई अपॉन में ए ई हो जाएगा और सी डी अपॉन में डी बी हो जाएगा। तो सी ई मेरे पास है x प्लस 3, ए ई है 3x प्लस का 19, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास 3x प्लस का 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ x प्लस 3 और 3x प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस का 19 और यहाँ पर हो जाएगा x, ये इंटू में है पार नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट किया मैंने, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x हो गया। अब इसको 3 को अंदर इंटू किया तो 9x प्लस का 3 4 जा 12 हो गया। x को अंदर इंटू किया यहाँ पर तो 3x स्क्वायर प्लस का 19x हो गया। देखो ये तो आपस में कट गए, तो 9 में 4 प्लस किया तो 13x हो गया। इस 19x को मैं इधर ले आई और इस 12 को मैं उधर ले गई, तो माइनस का 6x और यहाँ पर माइनस का 12 आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया। x की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एट पॉइंट पी, इफ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल देन एंगल ओ क्यू पी इज। देखो आपसे क्या कह रहा है कि पी क्यू जो है वो एक टेंजेंट है जिसका सेंटर है ओ, तो अगर मैं ये फिगर यहाँ बना लूँ, ये सेंटर ओ बना लिया, ठीक है, ये मैंने पी ले लिया और ये मैंने क्यू ले लिया अपनी टेंजेंट। कह रहा है अब ये जो पूरा एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ये तो मेरा 90 होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो एक एंगल मुझे 90 यहाँ मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो मैंने माना कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब जब ये 2 साइड्स इक्वल है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, मिला के 180। जब ये 90 है तो बाकी के ये दोनों बचे तो 45 के ही तो होंगे, तभी तो 180 बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो मेरे इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब ओ क्यू पी मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री,
क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी जो राइट एंगल है आपके पास सी पर। चलो लिख लिया। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अगेन वही, जब ये 90 डिग्री है तो बाकी ये वाले दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा, तभी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 बन पाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको भी 90 लिख दिया, ए प्लस बी को सीधा 90 लिख दिया। अब कॉस 90 की वैल्यू आपके पास होती क्या है, वो 0 होती है, कॉस 90, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया। क्लियर है। तो आज सब इस पेपर के हम सिर्फ क्वेश्चन 1 to 10 ही करेंगे, आगे के 10 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इन 10 क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।